दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस PYQ सीरीज़ में, जहां पर हम 1979 से लेकर 2023 तक के सभी PYQs को सॉल्व करेंगे। 1979 से 2008 तक के PYQs आपको @CSEY के चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि इसी यूट्यूब चैनल पर है। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सेकेंडली, pyq.csey.com, यहाँ पर आपको 2009 से 2023 तक के सभी PYQs वीडियोस में मिलेंगे। साथ ही साथ जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर सही आंसर है असम, तो ये जो 3 आंसर हैं ये गलत क्यों है, इनकी एनालिसिस क्या है, आने वाले समय में कौन कौन से सवाल इन क्वेश्चन से बन सकते हैं, वो सभी आपको मेरे PYQ नोट्स में भी मिल जाएंगे। और ये PYQ नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? विद 2009 to 2023 वीडियोज़ एज वेल। ये मिलेंगे pyq.csey.com। एक लिंक है जो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम शुरू करेंगे 1979 से 1994 तक के ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम 30 मिनट में जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सॉल्व करेंगे। सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन, व्हाट हैपेंस? सोलर इक्लिप्स, अगर यहाँ पर मून है, यहाँ पर सन है और यहाँ पर अर्थ है। सोलर इक्लिप्स कब होगा? यानी कि यहाँ कहीं पे शैडो होगी एक मून की, जो प्रोजेक्शन में हमें दिखनी बंद हो जाएगी व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। सिंपल सा आंसर। अब आप ये बताइए कि जो लूनर इक्लिप्स होता है, मून का इक्लिप्स होता है, चंद्र ग्रहण, इसमें अर्थ, मून और सन की पोजीशनिंग क्या होती है, ये आप कमेंट करके बताइए। विच स्टेट इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैश्यू नट्स? ये नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, अभी के लिए इसका आंसर है केरला। विच आर द फॉलोइंग काउज गिव मैक्सिमम मिल्क यील्ड? ये बहुत ही आसान सवाल है। जर्सी इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट यील्डिंग बफेलोज। हॉल्स्टीन, रेड सिंधी, ये एक सिंध से आती है। साहिवाल, ये हरियाणा पंजाब में आपको बहुत मिलती हैं। साहिवाल से मिलता जुलता एक गांव भी है जहाँ से धर्मेंद्र और उनकी फैमिली, देओल फैमिली, बिलोंग करती है। इट हैज़ बीन फाउंड रिसेंटली दैट एसिडिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ लीचिंग अवे ऑफ द बेसिस, इंक्रीज्ड यूज ऑफ अमोनिया, इंक्रीज यूज ऑफ यूरिया, रॉक फॉस्फेट। देखो, अमोनिया NH4, यूरिया अगेन समथिंग। एसिडिटी कब बढ़ेगी? जब बेस कम होगा। जितना बेस कम होगा, जिसका pH यानी कि 7 जो है न्यूट्रल है, 7 से इधर जाओगे तो बेस, इस तरफ जाओगे तो एसिड। एसिडिटी तब बढ़ेगी जब बेसिस जो है वो लीच अवे हो जाएंगे। झूम कल्टीवेशन, अगेन वेरी इजी। झूम कल्टीवेशन जो है इट्स बीइंग प्रैक्टिस्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, लार्जली वहाँ पे होता है। गोंडवाना हिल्स जो हैं वो कहाँ पर लोकेटेड हैं? मध्य प्रदेश में है। अगर किसी को आइडिया नहीं भी होता, कन्फ्यूजन होता MP में, राजस्थान में, दिक्कत आ सकती थी। इसका आंसर हालांकि 79 में ये था, लेकिन अभी आंसर चेंज हो सकता है, छत्तीसगढ़ में जा सकता है। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स संथल। हमारे अभी के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, शी इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम संथल ट्राइब। सिद्धू और कान्हो मुर्मू का नाम आप याद कीजिए, जो संथल रेबिलियन में बहुत पॉपुलर हुए थे, उनके लीडर्स थे वो। Which of the following states has the highest yield of which of the following states yield forest wealth per acre is highest? असम इसका आंसर है। UP, MP, केरला। अब ये देखो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये 79 का है, 1979 का क्वेश्चन है ये, तो MP जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट्स बोथ छत्तीसगढ़ एंड MP। उत्तर प्रदेश कॉन्स्टिट्यूट्स बोथ उत्तराखंड एंड UP। ये चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा इनको रिवाइज करते हुए। Which among the following states possess oil resources based on geographical location? असम में दिग्बोई एक जगह है जहाँ पर ऑयल रिजर्व्स अभी हमें पता है। ब्लैक पगोड़ा जो है कोणार्क के मंदिर को कहा जाता है, वेरी फेमस। NCERT में भी आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। द क्रॉप विच इज सोन विद द कमेंसमेंट ऑफ मानसून इज खरीफ, कैश, नन ऑफ दीज। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया यहाँ पे। अच्छा, रबी है ऊपर, रबी, खरीफ जो है वो समर क्रॉप्स होती हैं, रबी जो है वो विंटर क्रॉप्स होती हैं। आंसर आसानी से मिल जाएगा। बीच में एक और क्रॉप का सेट है, वो आप देख सकते हैं, जिसको खरीफ और रबी के बीच में एक होता है, उसका नाम आप कमेंट करके बताइए। एट विच प्लेस विल यू फाइंड मैक्सिमम सनलाइट इन डिसम्बर? ये अगर इंडिया है रफली, मतलब ये कोस्ट वोस्ट अगर आप देखें, कैलकाटा, ओके, यहाँ पे कहीं, लेह सबसे टॉप पे, पुणे यहाँ कहीं पे, कन्याकुमारी, इक्वेटर यहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहाँ पे है। मैक्सिमम सनलाइट कन्याकुमारी। आंसर ए, मार्क करो, आगे बढ़ो, आसान है। यू आर आस्क्ड टू इम्पोर्ट ऑस्ट्रिच, प्लाटूस एंड कोयला बेयर, विच ऑफ द कंट्री वुड यू गो टू? ऑस्ट्रेलिया। बहुत सिंपल आंसर है, क्वेश्चन दिमाग लगाना। अब इसमें आपको ये समझना चाहिए कि जापान में
न्यूजीलैंड में और कनाडा में कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं? कनाडा में ज़्यादातर वो एनिमल्स मिलेंगे जो कोल्ड इन्वायरमेंट में, अल्पाइन इन्वायरमेंट में सस्टेन कर सकते हैं। न्यूजीलैंड में ज़्यादातर कोस्टल इन्वायरमेंट्स आपको मिल पाएंगे। जापान भी एक तरीके से आइलैंड है, तो वहाँ पे वैसे एनिमल्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू हैं, कोयला बियर्स हैं, ये सब आपको मिल जाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इन इंडिया? शुगर, टेक्सटाइल, जूट, आयरन एंड स्टील। ये 1979 का है। उस समय पे टेक्सटाइल वॉज द हेवीएस्ट बिकॉज द कंट्री वॉज स्टिल इन द इनिशियल फेज। इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था। शुगर, टेक्सटाइल, जूट, ये सब इसके आंसर्स नहीं हो सकते। इंडिया अर्न्स मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्ट ऑफ विच ऑफ दीज? बहुत सिंपल आंसर, टी। चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है इन सभी में, आयरन, जूट, शुगर। इंडिया इज डूइंग दैट। शुगर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं यहाँ पर, एक्सपोर्ट के बारे में। शुगर कम्स फ्रॉम शुगर केन एंड रेजिंग शुगर केन इज वरीसम ऑन वाटर एंड मिथेन फ्रंट। क्यों? क्योंकि पानी ज़्यादा लगता है और मिथेन का जो कार्बन, मतलब जो इसमें जो भी गैसेस हैं जो एमिट होती हैं, मिथेन इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट। ये एक PYQ आ भी चुका है, तो वो यहीं कहीं से आप उसमें रेफरेंस लगा सकते थे अगर आपने PYQs किए होते हैं। एक्सपोर्ट करने पे इफेक्टिवली आप अपना पानी एक्सपोर्ट कर रहे हो, ड्रिंकिंग वाटर, जो आप किसी और प्रोडक्ट, फ्रेश वाटर, ड्रिंकिंग वाटर नहीं, फ्रेश वाटर, उस आप मल्टीपल पर्पसेस में यूज़ कर सकते थे, उसको आपने एक तरीके से एक्सपोर्ट कर दिया विद शुगर बिकॉज इनपुट वाटर कॉस्ट इज़ वेरी हाई। द सी टेरिटरी ऑफ इंडिया इज़ 12 नॉटिकल माइल्स। 2000 नॉटिकल माइल्स तक क्या होता है? EEZ। इसकी फुल फॉर्म बताओ कमेंट करके अभी। रिक्टर स्केल क्या मेजर करता है? रिक्टर स्केल मेजर करता है ब्रो अर्थक्वेक। ओशन डेप्थ क्या करता है? टेम्परेचर ऑफ द बॉडी थर्मोमीटर करता है। इंटेंसिटी ऑफ विंड, ओशन डेप्थ, ये दोनों चीज़ें क्या करते हैं? ओशन डेप्थ बैरोमीटर करता है। इंटेंसिटी ऑफ विंड, ये एक सिंपल सा आपने देखा होगा, इंटेंसिटी, सॉरी डायरेक्शन नहीं, इंटेंसिटी। ये आप कमेंट करके बताओ, बहुत आसान है, हमने कई बार इसको पढ़ा हुआ है। इंटेंसिटी ऑफ विंड जो भी मेजर करेगा, जो भी आंसर देगा, सही आंसर सबसे पहले उसको मैं चॉकलेट दूंगा। आप देश में कहीं भी रहते हो, आप अगर आंसर सबसे पहले करते हैं, सही करते हैं बिना गूगल किए, ये मैं वेरीफाई कर सकता हूँ आपकी सर्च हिस्ट्री पे एक बार जाके। सो इफ़ यू आंसर इट फर्स्ट यू गेट अ चॉकलेट फ्रॉम मी। द विंटर इन मद्रास इज कॉज्ड बाय, देखो जो यहाँ से मानसून आता है ना, ये हुआ साउथ वेस्ट, और जो ये बांग्लादेश से यहाँ से वापस आता है जाते हुए, ये मानसून आता है चेन्नई में, तो ये तो हुआ नॉर्थ ईस्ट। लेकिन कुछ मानसून यहाँ से इधर निकल जा रहा है और फिर पूरे भारत में जाता है, कुछ मानसून यहाँ से निकल के जा रहा है। यहाँ पे एक रीजन है हैदराबाद कर्नाटका रीजन। इसमें कर्नाटका के 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। कौन कौन से? गुलबर्ग, यादगीर, हम्पी हॉस्पिटल वाले इलाके भी इसी में आते हैं। दिस हैपन्स टू बी सेकेंड ड्राइएस्ट रीजन इन इंडिया आफ्टर थार डेजर्ट। क्यों? बारिश यहाँ वाली भी साइड से निकल गई, यहाँ वाली भी साइड से निकल गई, बारिश हो नहीं रही, इट्स अ ड्राइएस्ट रीजन। याद रखना, कभी ना कभी काम आएगा। विच आर द फॉलोइंग क्रॉप्स हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन? राइस नहीं, मिथेन बहुत ज़्यादा होता है। वीट नहीं, मेज़ नहीं, बीन्स सही है। लेटेराइट सॉइल कहाँ होती है? इंडिया का पूरा मैप है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो पे भी काम कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको सॉइल्स ऑफ इंडिया बहुत ही सही तरीके से ऐसे याद कराऊंगा कि अगले 50 साल आप भूल ही नहीं पाओगे। भूलना चाहोगे तब भी नहीं भूल पाओगे। वेस्टर्न घाट्स में लेटेराइट सॉइल आपको मिल जाती है। ओल्डेस्ट माउंटेन कौन से हैं? अरावलीज हैं। अगर हाल फिलहाल में मैं उदयपुर गया था, तो वहाँ पे अरावलीज पूरा एक्सटेंडेड है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अगर आप गुड़गांव से शुरू हो जाएं, फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली की बॉर्डर से बेसिकली पूरे राजस्थान में अरावलीज की बाउंड्रीज है। लाइन डिमार्केटिंग द बाउंड्री बिटवीन दिस एंड दिस इज मैकमोहन लाइन, इंडिया एंड चाइना। दुरंद लाइन इज अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। स्टेफोर्ड लाइन, ये आप कमेंट करके बताइए कौन सी है, इट्स अ वेरी फेमस लाइन। रेडक्लिफ लाइन इज़ बेसिकली सिरिल रेडक्लिफ के नाम पे डिसाइडेड है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में। एक्सटेंसिव टाइप ऑफ लॉयंस आर मोस्टली फाउंड इन गुजरात। गिर लकीली मैं वहाँ गया हूँ, तो दैट इज़ अवेलेबल देयर। गोलन हाइट्स आ गया यहाँ पे आज फिर से, ये 1979 में है। 2024 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इज़राइल, पैलेस्टीन, सीरिया, जॉर्डन, वो सारे कलेश अभी भी उतने ही जीवंत हैं। गोलन हाइट्स आ गया। बिलोंगिंग टू कंट्री ए कैप्चर्ड बाय कंट्री बी, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। एक तो ये हो गया, लेकिन गोलन हाइट्स है किसका? अरे यार, लेकिन गोलन हाइट्स है किसका, ये आपको बताना है। इसी तरीके से इजिप्ट जो है, इजिप्ट के साथ भी कहीं ना कहीं कलेश है थोड़ा सा इसराइल का।
इसराइल ने जो 60s में 70s में वॉर हुआ था, मल्टीपल वॉर्स इसराइल ने लड़े हैं, तो एक समय ऐसा था जहाँ पर उन्होंने जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, इन तीनों का थोड़ा थोड़ा लैंड कब्जा लिया था। उसके जो रिजल्ट आए वो काफ़ी आज तक हमें इम्पैक्ट करते हैं, हमें एज इन आज की दुनिया को। द क्रॉप विच ग्रोज इन एलुवियल सॉइल एंड नीड्स 150 सेंटीमीटर रेनफॉल। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आ चुका है। जिसने भी सॉइल को अगर ढंग से देखा है, सुना है, पढ़ा है, तो वो आसानी से इसको आंसर कर सकता है। ये देखो, रेनफॉल, पानी ज़्यादा चाहिए, शुगर केन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एलुवियल सॉइल में होता है क्या? सोचो, महाराष्ट्र में भी होता है, महाराष्ट्र में एलुवियल सॉइल है बहुत लिमिटेड पॉकेट्स में। ग्राउंड नट, अगेन ग्राउंड नट राजस्थान में भी हो सकता है, तो पानी तो नहीं चाहिए, एलिमिनेट करो, वीट एलिमिनेट करो। अब पेच फंसता है इन दोनों में। अब बात आती है एलुवियल सॉइल और 1 सेंटीमीटर रेनफॉल। जहाँ पे भी ये आया, राइस उसका आंसर है। हाई मिथेन क्रॉप है, बट अभी के लिए आप आंसर मार्क करो, आगे बढ़ो। द प्लैनेट नियरेस्ट टू सन आर, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ आपके लिए, वेरी इजी, आप देख लेना। द ग्रेट फिलोसोफर शंकराचार्य एडवोकेटेड द्वैत अद्वैत हिंदुइज्म अल्ट्रुइज्म। मैंने एक भक्ति सेंस पे वीडियो बनाया है, वो वीडियो भी जल्द ही, अगर चैनल पर अब तक नहीं आया है तो आ जाएगा, @CSEY पर। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें सारे भक्ति सेंट्स मैप के साथ आपको सिखाए गए हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर ये इंडिया है, यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पे कर्नाटक, तो एक निमोनिक है SRM। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, ये तीनों इन तीनों स्टेट से आते हैं। ये याद करने का निमोनिक है SRM, और थोड़ी सी पिक्टोरियल मेमोरी आसानी से आपको काम दे सकती है। Which factors change the landscape of India most in the last century? Very easy answer. इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ ज़्यादा हुआ नहीं। डिफॉरेस्टेशन जो है वो इतना प्रोमिनेंट कभी रहा नहीं, मतलब है लेकिन इतना नहीं कि इट इम्पैक्ट्स द मोस्ट। इरीगेशन, अगेन easy peasy, not a big problem. Recent 1979 discovery of method of reduced salination of soil is spreading husk on soil, extensive use of fertilizer, intensive use of fertilizer. सैलिनेशन कैसे कम करोगे? स्प्रेडिंग ऑफ हस्क, सिंपल आंसर है, डरने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनिमल प्रोडक्ट्स? सिल्क एंड पॉलिएस्टर, सिल्क है, पॉलिएस्टर मशीन प्रोडक्ट है, लाइनन अगेन मशीन प्रोडक्ट है, सिल्क कैंसल, कॉटन अगेन ये प्लांट प्रोडक्ट है, लेदर एंड मीट, वेरी सिंपल आंसर। प्रोडक्टिविटी बीइंग low, cottage industry produces a lot because no power is needed, employ large number, raw material। बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं ये। इस वीडियो को अगर आप 2x पे भी देखोगे, शाम को वॉक करते हुए या फिर कभी जिम में खाना खाते हुए, आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन कवर हर क्वेश्चन को करना, चाहे 2x पे देखो, थोड़ा सा अटेंटिव होकर समझते जाओ, देखते जाओ। द माइनर प्लैनेट रिवॉल्विंग बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, एस्टेरॉइड। कुछ नहीं सोचना। मीटियोर्स, कॉमेट्स, नोवास, ये क्या है? इसके ऊपर एक CSEY का ब्लॉग है, blog.csey.com। उसको मैं इसमें लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप एक बार रिवाइज कर लो। कॉमेट क्या है, मीटियोर क्या है, मीटियोराइड क्या है, कौन सी चीज़ जब धरती के अंदर आ जाती है एटमॉस्फेयर में तब उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर के बाहर होती है तब क्या बोलते हैं। ईजी टू रिमेंबर। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पोल्स इज ग्रेटर देन एट इक्वेटर बिकॉज शेप ऑफ अर्थ, नहीं जी, शेप ऑफ अर्थ पे ये डिपेंड नहीं करता है। अट्रैक्शन ऑफ मून इज मैक्सिमम एट अर्थ सरफेस पे होगा तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सन का अट्रैक्शन मैक्सिमम है एट अर्थ सरफेस, अगेन नॉट अ बिग इशू। दोनों ही पोल और इक्वेटर अर्थ के सरफेस पे हैं, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर है। ग्रेविटेशनल पुल पोल्स पे ज़्यादा होता है, क्यों होता है? थोड़ा सोचो, अपने आप रिलेटिव पोजीशंस के ऊपर सोचो। अगर यहाँ पर मून है, यहाँ पर अर्थ है, और क्योंकि अर्थ एक एक्सिस पे टिल्टेड है, बस ये बात जिसको पता है कि अर्थ एक्सिस पे टिल्टेड है उसको समझ आ जाएगा कि पोल्स पे ज़्यादा क्यों है, मून ज़्यादा क्यों खींचता है, आसान है। लेस ड्यू इज फॉर्म्ड ऑन क्लाउडी नाइट्स बिकॉज क्लाउड ऑब्जर्व द फॉलिंग ड्यू ऐसा नहीं होता। क्लाउड स्कैटर्स मॉइस्चर, नो। इन क्लाउडी नाइट्स रेडिएशन टेक्स प्लेस वेरी स्लोली, दिस इज द आंसर। जब भी कोई रेडिएशन को निकलना है तो क्लाउड उसको ट्रैप कर लेते हैं, क्योंकि वो ट्रैप कर लिया तो उस समय पे यहाँ पे हमें ड्यू मिल जाती है। फीडिंग ऑफ मिल्क कैटल विद कॉटन सीड्स, ओके एक सेकेंड। मिल्क कैटल को अगर हम कॉटन सीड्स देते हैं तो क्या उसका फैट कंटेंट टेम्परेली बढ़ेगा, कम होगा, डिक्रीज और इंक्रीज होगा, नो चेंज। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है अगर आपने PYQs को नहीं किया है। इस क्वेश्चन से हमें सीखना है।
ये क्वेश्चन आमतौर पर एनसीईआरटीज़ वगैरह में नहीं मिलता है। हमें से ये सीखना है कि अगर हमने किसी मिल्क कैटल को कॉटन सीड्स दिए तो उसका फैट कंटेंट जो है वो बढ़ जाएगा। अब इससे हम एप्लीकेशन क्या करते हैं, मतलब ये ज़रूरी क्यों है, हमें क्यों पता होना चाहिए? पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर आप किसी बीमारी को लेकर, क्योंकि हमारे अगर GS3 का सिलेबस आप याद करो, उसमें एनिमल रियरिंग का एक पूरा टॉपिक है GS3 में। तो FMD, फूड एंड माउथ डिसीजेज़ के ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन आपको UPSC GS3 के लिए पढ़ना होता है। अगर इसमें से फैट कंटेंट, कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें मानो डिहाइड्रेशन हो या किसी भी वजह से फैट कंटेंट को बढ़ाना हो, कैसे करोगे? कॉटन सीड्स देकर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहाँ आपको इंटरलिंकेज करनी पड़ती है कि कैसे मैंने ये समझा कि GS3 से रिलेटेड है। अब प्रीलिम्स में पूछा गया है तो इम्पॉर्टेंट तो है ही, भले ही वो 40-45 साल पहले पूछा गया हो, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए। एज ऑफ अ ट्री कैन बी डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ रिंग्स। उसमें जितनी भी, मतलब क्या होता है, उसकी टहनी को काटो, पेड़ के तने को काटो, उसमें जितनी रिंग्स बनी हुई हैं उतनी उसकी एज है। हर एक साल में एक रिंग उसकी बढ़ती जाती है। थिकनेस ऑफ बार्क, बल्क ऑफ ट्री, नंबर ऑफ लीव्स, इसमें से कुछ नहीं है। अगर नहीं पता था तो कोई बात नहीं, अब सीख लिया। वैसे ये बचपन में बहुत आसानी से आप सीखते हो। चलिए 1980 पर आते हैं। 1979 के जितने भी ज्योग्राफी क्वेश्चंस थे हमने सारे कवर कर लिए। विच कंट्री इज़ नॉन एज द लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम? ये कुछ सिंपल चीज़ें हैं। लैंड ऑफ द राइजिंग सन, लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम अब नहीं पूछा जाता, लेकिन यहाँ से हमने सीख लिया कि कोरिया उसको कहते हैं जिसको लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम है। जापान के बहुत क्लोज है। अलग अलग चीज़ें इसमें आपको पता चल जाएंगी, 50 चीज़ें हैं, नहीं याद करना सब कुछ। कंट्री नोन एज द शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड, क्यूबा। चलो, शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड इज क्यूबा, लेकिन क्यूबा में बॉक्सिंग बहुत होती है, तो क्यूबा ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू बॉक्सिंग, ये किस इंडियन स्टेट को कहा जाता है, ये आप बताइए कमेंट करके। द ओनली स्टेट इंडिया दैट शोज एक्सेस ऑफ फीमेल ओवर मेल्स, यहाँ पे केरला इसका आंसर है। केरला इज़ द ओनली स्टेट इवन टुडे जहाँ पर द नंबर ऑफ फीमेल्स इज मोर देन मेल्स। भिलाई स्टील प्लांट वॉज सेट अप विद द कोलैबोरेशन ऑफ USSR, रौलकेला प्लांट विद कोलैबोरेशन ऑफ वेस्ट जर्मनी, दुर्गापुर वॉज कंसिडर्ड कोलैबोरेशन ऑफ। ओके, अब यहाँ पर जब इंडिया में एक तरीके से नव क्रांति का संचार हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, एक के बाद एक वो बड़े फैसले लेते जा रहे थे इंडस्ट्रीज़ के अराउंड। तो इस क्वेश्चन ने 1980 में हमें ये सिखाया कि भिलाई में जो प्लांट है, उसके बाद जो प्लांट हमारा है, एक सेकेंड, राउरकेला, भिलाई का जो प्लांट था वो हमारा बना था, भिलाई का प्लांट हमारा बना था USSR की वजह से, राउरकेला बना था जर्मनी, वेस्ट जर्मनी की वजह से। हम याद करिए 1980 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बर्लिन वॉल अभी गिरी नहीं है। बर्लिन वॉल किस साल में गिरी थी ये आप कमेंट करो, एक रफ आइडिया लगा लो कौन से साल में बर्लिन वॉल गिरी थी। इसी तरीके से दुर्गापुर का जो प्लांट है वो ब्रिटेन की वजह से बना था। ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट फैक्ट है। अगर आप 11th की NCERT पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये मिल भी जाएगा, जिसमें आपको 5 ईयर प्लान्स और ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में डिटेल मिल जाती है। फ़रक्का एग्रीमेंट बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया इम्प्लाइज गंगा रिवर का वो है। फ़रक्का बराज भी एक बहुत प्रोमिनेंट जगह है। फ़रक्का ही वो जगह है जहाँ से गंगा हुगली और पद्मा बन के, हुगली कलकत्ता की तरफ जाती है, पद्मा बांग्लादेश में जाती है। व्हाट इज़ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ? ओके, पार्ट ऑफ द ओशन विच इज़ रियली एन एक्सटेंशन ऑफ द लैंड मास बट सबमर्ज, पार्ट ऑफ द ओशन, पार्ट वेयर द ओशन कमेंसेस, land mass which is surrounded by water, part of the continent that is submerged in a relatively shallow sea. A और B में confusion हो सकती है। एक्सटेंशन ऑफ द लैंड तो है लेकिन सबमर्ज्ड है, पार्ट ऑफ द ओशन नहीं। ये पॉइंट है यहाँ पे। ये कॉन्टिनेंट का पार्ट है जो ओशन के नीचे दबा हुआ है, ये ओशन का पार्ट नहीं है जो लैंड से जुड़ा हुआ है। ये याद रखना, बस आसान है, कोई भारी चीज़ नहीं है। इंटरनेशनल डेट लाइन इसका सीधा से है, roughly corresponds to 180th meridian, the regions to the east of which are counted as being one day earlier in the calendars than to the west. ये भाई इंटरनेशनल डेट लाइन है जिसमें 50 तरीके के एबरेशंस हैं, ऐसे ऐसे ये पास होती है बेरिंग सी के थ्रू। अब इसमें ये बोला गया कि इसके ईस्ट और वेस्ट का खेल है। एक तरफ आप अगर मान लीजिए यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर खड़े हैं, विच इज़ रफली लेट्स से 1 माइल्स डिस्टेंस,
लेकिन क्योंकि ये एक मैन मेड कॉन्सेप्ट है और सो इज टाइम एज इन टाइम ऑन द क्लॉक वॉच, टाइम ऑन द कैलेंडर, तो इंटरनेशनल डेट लाइन भी एक मैन मेड कॉन्सेप्ट है। अगर आप 1 माइल दूर हैं लेकिन इस लाइन के इस तरफ हैं और इस लाइन के इस तरफ हैं तो डेट्स अलग अलग हैं। कौन सी डेट्स हैं वो समझते हैं। 180th मेरिडियन रीजन टू द वेस्ट इज काउंटेड एज 1 डे अर्लियर एज रीजन टू द ईस्ट। देखो यहाँ पे रीजन्स टू द वेस्ट है, यहाँ पे रीजन्स टू द ईस्ट है। रफली कॉरेस्पॉन्ड्स टू 90th मेरिडियन, ये गलत है जी। 135 ये भी गलत है। अब पंचायत सिर्फ यहाँ पे ये रह गई कि ईस्ट में डेट ज़्यादा है या वेस्ट में। अब इसमें समझो, इंटरनेशनल डेट लाइन पे यहाँ पे जो है ये रशिया है, यहाँ पर यूएस है, तो रफली कॉरेस्पॉन्ड्स टू 180th मेरिडियन, the regions to the east of which are counted as being 1 day earlier in calendars than region to the west। ये बात सबको पता है। अगर आप इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, पीछे जाते जाएंगे तो ग्रीनविच से 0 से लाइन पास हो रही है और जो वो टाइम है वो पीछे का है। अगर इसको इस तरीके से समझो, यहाँ पे अगर इंडिया है मान लो, यहाँ कहीं पे रशिया है, इस तरफ यहाँ पे +530 है, ये 12 तक जा सकता है, 11-12 तक जाता है प्लस में, ये माइनस में जाता है -11-12 तक, ठीक है। यहाँ पे यूएस है, यहाँ पे रशिया है। बहुत कॉमन सेंस की बात है कि ये आगे होगा इससे। अब क्योंकि हम इसको यहाँ ले आए, रशिया अब वेस्ट हो गया, यूएस ईस्ट हो गया, बिकॉज इट्स अ ग्लोब एंड सिंस इट्स अ ग्लोब, प्लेन मैप पे उसको आप नहीं देख सकते। आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे रशिया, अब रशिया आगे है तो वेस्ट साइड आगे है, ईस्ट साइड पीछे है। ये बात पहले ऑप्शन में लिखी है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आप इसको एक बार फिर से दोबारा पढ़ें और समझ पाएँ कि यहाँ पर क्या बात करी गई है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट इससे बेहतर आपको कोई नहीं समझाएगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से याद हो गया रशिया और यूएस के कॉन्टेक्स्ट में विद इंडियन रेफरेंस, तो भाई कोई भी सवाल आ जाए आप उस सवाल को बड़ी आसानी से अब सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इन विच टाइप ऑफ रॉक फॉसिल्स आर मोर अबंडेंटली फाउंड। सेडिमेंट्री, क्योंकि इनका नाम ही सेडिमेंट्स है। जिसमें भी सेडिमेंट है वही में फॉसिल ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि पुराना, बरसों पुराना सेडिमेंट उसमें आपको मिल जाएगा। अब ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल है क्योंकि पूरा सवाल नहीं है इसमें, बट एक बार देख लेते हैं। ओल्ड ड्रम्स क्या है? बेल्ट ऑफ काम एंड लाइट वेरिएबल विंड्स नियर द इक्वेटर, ओके। पर्टिकुलर एरिया इन द सेंटर ऑफ पैसिफिक ओशन, मे बी। द रीजन ऑफ अपर एटमॉस्फेयर एक्सटेंडिंग अपवर्ड फ्रॉम ट्रोपोपॉज टू अबाउट 20 किलोमीटर्स। ए और बी में कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि डोल्ड्रम्स एक ऐसा है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ओल्ड ड्रम्स है नहीं है पता नहीं, क्या पता ये खुद ही डोल्ड्रम्स हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये जो पीडीएफ है ये बहुत मुश्किल से मिलती है। इसको मैंने इकट्ठा करके कंपाइल करके थोड़ा समय लगा उसको इकट्ठा करने में, तो इट्स पॉसिबल कि ये डोल्ड्रम्स हो, इट नॉट ओल्ड ड्रम। और ओल्ड ड्रम या डोल्ड्रम, सॉरी, डोल्ड्रम हम सभी को पता है कि इट्स अ बेल्ट ऑफ काम एंड लाइट वेरिएबल विंड्स नियर द इक्वेटर। अब इस पॉइंट को GS1 ज्योग्राफी में भी याद रखना, जहाँ कहीं भी डोल्ड्रम्स को मेंशन करना है, दिस इज वेयर यू डिस्क्राइब इट। अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड बॉर्डर्ड ऑन बोथ साइड्स बाय वाटर कनेक्टिंग लार्जर बॉडीज ऑफ लैंड इज इस्थमस। वेरी सिंपल। इक्विनॉक्स क्या है? 21 जून 21 वाला याद करो। ड्यून क्या है? ये डेजर्ट्स में होता है। स्ट्रेट क्या है? अगर इसका एग्जाम्पल याद रखना है तो यहाँ से रख सकते हो, दिस इज स्टेट ऑफ मलक्का। मलक्का इज 2 साइड पे लैंड, बीच में ये पानी, उसको स्ट्रेट बोलते हैं। नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, जैसे कि लेट्स से ये हो गया एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, बॉर्डर्ड ऑन बोथ साइड्स बाय वाटर, यहाँ भी पानी है यहाँ भी पानी है, कनेक्टिंग 2 लार्जर बॉडीज ऑफ लैंड। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका याद करो, बीच में 7 कंट्रीज हैं सेंट्रल अमेरिका में, वो एक तरीके से इसके इस तरफ इस्थमस, इसके इस तरीके से अटलांटिक है, इस तरफ पैसिफिक है। ये जो 7 कंट्रीज़ हैं, ये एक छोटा सा जो स्टेप है, इसमें पनामा कनाल भी आता है, ये एक इस्थमस है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। When it's 8 AM on Wednesday of Greenwich, it is 10:30 PM on Wednesday at London, New York, Hong Kong, Tokyo। देखो फिर से डेट लाइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया। ग्रीनविच इज बेसिकली 0, ठीक है। ग्रीनविच एक तरीके से यूके में ही, मतलब यूँ समझ लो रफली लंदन से ही पास होता है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। लंदन के करीब करीब आसपास ही है, तो यहाँ पे दिक्कत आएगी। यूएस जो है यहाँ कहीं पे है, और न्यूयॉर्क, हाँ यूएस यहाँ कहीं पे है। हांगकांग चाइना में यहाँ कहीं पे है। ताइवान, टोक्यो, जापान जो है वो यहाँ कहीं पे है, ठीक है, थोड़ा सा उसके ऊपर।
अब इसमें सवाल पूछा गया है 6:15 AM ऑन ट्यूसडे एट न्यूयॉर्क। ट्यूसडे, हाँ पीछे ज़रूर है, बट क्या 6:15 AM, 8 से 12 कम होना चाहिए, 6 बजे के आसपास होगा, ये गलत है। 3 PM ऑन वेंसडे एट हांगकॉन्ग। हांगकॉन्ग यहाँ पे है, इंडिया यहाँ कहीं है +5:30 पे। 5:30 तो क्या ये हांगकॉन्ग जो चाइना में है ये इतना ज़्यादा हो जाएगा कि 3 PM ऑन वेंसडे, यानी कि 4 घंटा वो 7 घंटा वो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर +5:30 यहाँ पे है तो चाइना में ही मल्टीपल सेगमेंट्स हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये हो सकता है। 5 PM ऑन वेंसडे एट टोक्यो, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे 5 4 9 घंटे लगे। यहाँ से हमें ये भी सीखने को मिला दैट जापान इज़ 9+ आवर्स अवे, 9+ आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अरे इसको मैं एक बार थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ ताकि आप इसको आसानी से सवाल एक बार फिर से पढ़ के समझ सकें और अपना बुद्धिमत्ता का परिचय दें। हैवी रेनफॉल अफेक्ट्स सॉइल। हैवी रेनफॉल, बारिश जब जब ज़्यादा होगी तो क्या होगा? जितनी बारिश ज़्यादा होगी एसिडिटी बढ़ेगी, ओके, अल्कलिनिटी बढ़ेगी, ओके, फर्टिलिटी कम होगी, बिल्कुल। क्यों? बारिश जब होगी तो टॉप लेयर रन ऑफ होगा, यानी कि जो उपजाऊ मिट्टी है, जो फर्टाइल मिट्टी है, वो कहीं ना कहीं पानी के साथ बह जाएगी, नष्ट हो जाएगी। हाल फिलहाल में हमने उत्तराखंड में, हिमाचल में हमने बहुत हैवी रेंज देखी हैं। उन रेंज में हमने ये भी देखा कि बहुत ही त्रासदी हुई, जिसमें बड़े बड़े पेड़ कट के आ गए। अगर पेड़ कट के आ गए तो उपजाऊ मिट्टी तो ज़रूर आएगी, ध्यान रखना, रिड्यूस इट्स फर्टिलिटी। चलिए, पंपास, ओके, दीज आर अगेन ग्रीन लैंड्स, ग्रास लैंड्स। पंपास कहाँ पर हैं? वास्ट ग्रासी प्लेन्स ऑफ साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया, साउथ अमेरिका में मिलते हैं। इसका पूरा एक मैप है जो कि आसानी से आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। आई थिंक 8th की एनसीईआरटी में है या 9th की एनसीईआरटी में है, जहाँ पर कहाँ के ग्रास लैंड को क्या बोलते हैं। एक बहुत फेमस ग्रास लैंड है प्रेरीज। कमेंट करके ये बताओ कि प्रेरीज किस कंट्री के ग्रास लैंड्स हैं। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डैश इन द वर्ल्ड। टी सही है, शुगर नहीं। शुगर में ब्राज़ील आगे है हमसे, चावल में भी हम आगे नहीं है, वीट में भी हम आगे नहीं है, ध्यान रखना, काम आएगा। चलिए आ गए हैं हम 1980, ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, 1981 पे हैं। द राइजिंग ऑफ इवनिंग स्टार वीनस इंडिकेट्स। वीनस एज अ स्टार जब भी हम देखते हैं, नॉर्थ में हुआ पोल स्टार से वेस्ट की तरफ वीनस होता है, याद रखना। कभी भी एस्ट्रोनॉमी में या वैसे भी 2024 में 23 में हमने देखा बहुत ऊट पटांग से पैटर्न आ गए हैं। ऊट पटांग तो नहीं है वो, मतलब है तो काम के, बहुत आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो अगर बेसिक्स क्लियर है, PYQs कर रखे हैं तो वो हो जाएगा। खासकर 2009 से 2023 के PYQs, उन्हें भी मैं वीडियो पे सॉल्व करने वाला हूँ, लेकिन वो आपको मिलेंगे pyq.csey.com पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मिल जाएगा। इसी वीडियो का पहला लिंक ये होगा। 2009 से 2023 तक, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट PYQs हैं, ये वाले भी ज़रूरी हैं, लेकिन इनको आप 2x पर देखकर आप अपना काम खाते हुए, जिम में, शाम को वॉक करते हुए सॉल्व कर सकते हो, सीख सकते हो जो पॉइंटर्स हैं। एक तरीके से इनको नज़र में से आप निकाल सकते हो। बट द PYQs ऑफ 2009 to 2023 वेरी इंपॉर्टेंट, सो मच सो दैट जितने भी उसमें रॉन्ग ऑप्शंस हैं उनके भी नोट्स बनाने ज़रूरी हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वीडियोस पे सॉल्व कर रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, 2009 से 2023, प्लस उसके आपको नोट्स भी मैं दूंगा, वो आपको यहाँ इस लिंक पर मिल जाएंगे। गो देयर, गेट इट, एंड येस, डू सब्सक्राइब टू CSEY ऑन YouTube वेयर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। What is the shortest route from Moscow to San Francisco? Okay, Moscow to San Francisco. मॉस्को है एकदम यूरल माउंटेन्स जो हैं उनके इस तरफ, यूरोप की तरफ। सैन फ्रांसिस्को है उधर वेस्टर्न साइड ऑफ, वेस्टर्न साइड ऑफ US में। मॉस्को टू यूरोप, क्रॉस अटलांटिक, ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ओके, ओवर द नॉर्थ पोल, ओवर कनाडा, क्रॉसिंग पैसिफिक, Moscow to Siberia, Japan, crossing Pacific, Moscow to Europe to Greenland, crossing Atlantic and then North America। यार जिसको भी मैप क्लियर है, ये बात मैं अक्सर अपनी क्लासेस में भी कहता हूँ और अभी फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, वर्ल्ड मैप अगर आपको UPSC निकालना है, ऐसे सवाल अगर कभी गलती से आ गए तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको वर्ल्ड मैप पूरा एकदम अपने दिमाग में क्लियरली छपा हो। यूरोपियन कंट्रीज़ में दिक्कत आती है क्योंकि वो याद नहीं होते, बहुत आसपास हैं, लेकिन एक रफ आइडिया चाहिए। जर्मनी कहाँ है, फ्रांस कहाँ है, UK कहाँ है,
ये सब आपको पता होने चाहिए। चेक रिपब्लिक में चेक कहाँ है, स्लोवाकिया कहाँ है, स्लोवेनिया कहाँ है। आजकल रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो इसमें लैटविया, लिथुएनिया, स्लोवेनिया, ये सभी कंट्रीज़ कहाँ पर हैं। अजरबैजान, अर्मीनिया, इन सब की इश्यूज़ हैं। अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं उनमें चाइना क्या कुछ कर रहा है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका भी इस वीडियो में ऊपर मैंने बात करी थी, जहाँ पर पनामा की बात करी। ये कैसे आपको याद रहेगा अनलेस आप वर्ल्ड मैप को अपनी दीवार पे चिपका के उसको अच्छे से बार बार रिवाइज नहीं करोगे। शाम को चाहे सोने से पहले 10 मिनट सिर्फ मैप देख लिया, कौन कहाँ है, क्या कर लिया। एक टूल है जिस पे आप क्विजेस खेल सकते हैं वर्ल्ड मैप की, वो कभी भी सुबह उठ के 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट प्रैक्टिस कर लिया, बहुत ज़रूरी है, काम आएगा ऐसे क्वेश्चन से डील करने में। What is the best way of increasing agricultural output in India? Using more fertilizer? No. More water? No. Increasing area under cultivation? Yes. Better seeds, requisite amount of fertilizer and technology, modern technology, सबसे बेस्ट ये है। एरिया अंडर कल्टिवेशन, क्योंकि रियल एस्टेट एरिया, लैंड इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स, नहीं किया जा सकता एक पॉइंट के बाद। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन ज़रूर किया जा सकता है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? लैंड रिसोर्स अच्छे से यूज़ करो, टेक्नोलॉजी यूज़ करो, फर्टिलाइजर्स यूज़ करो, वो सब चीज़ें। चलिए, इसमें हमें 30 मिनट हो गए इसको करते हुए। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वीडियो, और हम वहाँ पर इस क्वेश्चन से शुरू करेंगे, मेन ऑयल रिफाइनरीज इन इंडिया।